Hello students, I am Ahad Hussain, your chemistry teacher. Hope you are very well. So this is your fourth lecture of S block for class 11th. In last lecture, we have seen that solubility in liquid ammonia of group 1 and group 2 element, which name is alkali metals and alkaline earth metals. Now we will understand that reaction with nitrogen. किसके रिएक्शन? ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2 की. सो वेन एवर ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2 रिएक्ट विथ नाइट्रोजन, नाइट्राइड गेट फॉर्म्ड. क्या होता है बच्चों? जो ग्रुप 1 और ग्रुप 2 के एलिमेंट, जैसे ग्रुप 1 में लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, हाइड्रोजन को छोड़ करके, और ग्रुप 2 में बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रॉन्शियम, बेरियम. ठीक है ना. ये सारे जब रिएक्ट करेंगे नाइट्रोजन से, ये N2 से, तो क्या बन जाएगा? उसका नाइट्रेट बन जाएगा, है ना. नाइट्राइट गेट फॉर्म, नाइट्रेट नहीं, नाइट्राइट. नाइट्रेट और नाइट्राइट में फ़र्क होता है. नाइट्रेट क्या होता है? NO3-, मतलब ये एक आयन है नाइट्रेट. ठीक है. और नाइट्राइट क्या होता है? जैसे किसी की भी वैलेंसी को सेटिस्फाई करते हुए नाइट्रोजन पे नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट अगर आता है, तो उसके लिए हम लोग क्या यूज करते हैं? अगर -3 का, तो नाइट्राइट यूज करते हैं. ओके बच्चों. और आप लोग जानते हैं कि मतलब जो नाइट्रोजन वगैरह हैं वो वेरिएबल ऑक्सीडेशन नंबर शो करते हैं. ठीक है. और अगर नहीं भी पता हो तो हम लोग जब रेडॉक्स रिएक्शन पढ़ेंगे तो ये सारी चीज़ें हम लोगों को समझ में आ जाएगी, है ना. नाइट्राइट क्यों यूज करते हैं, सफिक्स जो है आइट क्यों लगाते हैं, ये इसी पे डिपेंड करता है कि ये कितना ऑक्सीडेशन स्टेट अक्वायर करता है. अगर ऑक्सीडेशन स्टेट ये अगर चेंज करेगा ना, तो वहाँ पे सफिक्स भी बच्चों बदल जाता है. ठीक है. नाइट्राइड हो जाएगा, है ना. इस तरीके का कुछ चेंजिंग आता है. अभी फ़िलहाल के लिए आप ये जान लीजिए, अगर -3 की इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट है तो इसको क्या बोलेंगे? नाइट्राइट. किसका नाइट्राइट? मेटल का नाइट्राइट. अब यहाँ पे जैसे लिथियम से सोडियम ने रिएक्ट किया और Li3n बनाया, इसका मतलब क्या है? नाइट्रोजन की जनरल वैलेंसी जो होती है -3 होती है. इसके पास वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं और इट हैज़ टेंडेंसी टू एक्सेप्ट 3 इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम मेटल्स. इफ़ बॉन्डेड विद मेटल्स एक्सेप्ट 3 इलेक्ट्रॉन, एंड इफ़ बॉन्डेड विद नॉन मेटल्स इट shares 3 electrons. Okay, generally if it forms the coordinate bond, it means जो इसका लोन पेयर है वो इसको डोनेट कर देता है. जैसे आपको मैं नाइट्रोजन के बारे में बना के दिखाई दे रहा हूँ. देखिए बच्चों, नाइट्रोजन आपका ग्रुप 15 का एलिमेंट है. इसके पास टोटल कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 5 इलेक्ट्रॉन. ठीक है ना. तो ये क्या कर सकता है? जैसे मान लीजिए हाइड्रोजन के साथ ले लेते हैं, तो हाइड्रोजन की वैलेंसी कितनी होती है? 1. ठीक है. हाइड्रोजन कितने इलेक्ट्रॉन शेयर कर सकता है? 1. तो इसने अगर इसके साथ शेयर कर लिया तो देखिए किस तरह का कंपाउंड बनाता है. ये अमोनिया बना देता है ना. लेकिन अमोनिया के पास क्या होता है? लोन पेयर होता है ना. और हम जानते हैं इसको जैसे ही पानी में डालेंगे तो क्या होगा? देखिए पानी में डालने के बाद क्या होगा? पानी खुद किस में आयनाइज होता है? H+ और OH- में. ठीक है बच्चों. अब OH- को तो अभी रहने दीजिए, आप H+ को देखिए. हाइड्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं बच्चों? न्यूट्रल स्टेट में, नेगेटिव स्टेट में 1. अब इसका मतलब अगर इसके पास प्लस चार्ज है तो कोई इलेक्ट्रॉन बचा ही नहीं, है ना. इसका मतलब इसको स्टेबल होने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए रहते हैं, है ना. तभी तो ये शेयरिंग करके यहाँ बॉन्ड बनाता है. अब इसके पास 0 इलेक्ट्रॉन और चाहिए कितने? 2. ठीक है. तो आप लोग जानते हैं जब कोवेलेंट बॉन्ड बनता है तो शेयरिंग ऑफ बॉन्ड से क्या होता है? बॉन्ड फॉर्मेशन होता है. शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बॉन्ड फॉर्मेशन होता है. तो हाइड्रोजन जो है अमोनिया के पास आएगा और कहेगा, हाइड्रोजन H+, है ना. हाइड्रोजन नहीं, H+ आयन आएगा और कहेगा कि मुझे तुम 2 इलेक्ट्रॉन दे दो. तो इसका जो है पर्पस क्या है कि देखिए यहाँ पे 2, 2, 4, 2, 6 और एक लोन पेयर. एक बॉन्ड पेयर को 2 इलेक्ट्रॉन काउंट किया जाता है और एक लोन पेयर को 2 इलेक्ट्रॉन, यानी 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8. ऑक्टेट इसका कंप्लीट है. मतलब 8 इलेक्ट्रॉन जो होता है जिस भी स्पीसीज के वैलेंस शेल, मतलब बॉन्डिंग करने के बाद जिसका ऑक्टेट कंप्लीट होता है वो स्टेबल होता है. अगर ये स्टेबल है और इसके पास लोन पेयर है तो ये क्या कर सकता है? डोनेट कर सकता है. तो H+ को ये क्या करेगा? अपने दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? शेयर कर लेगा. दे नहीं देगा, शेयर करेगा, है ना. तो शेयरिंग करने के बाद क्या होगा? NH4. अब ये पॉजिटिव चार्ज इस पर आ गया और हाइड्रोजन न्यूट्रलाइज हो गया. ठीक है. यहाँ कहीं ऐसे होता है, लेकिन इसको हम लोग कैसे बनाते हैं? NH4+, है ना. ये नाइट्रोजन पे बेसिकली होता है प्लस का चार्ज. ठीक है.
जब भी सेंट्रल मेटल आइटम कोई भी इलेक्ट्रॉन को, मतलब लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को शेयर करेगा, डोनेट करेगा, तो उस किस पे चार्ज पॉजिटिव आएगा? सेंट्रल एटम पे, है ना। अच्छा एक चीज़ आगे भी जान लीजिए, वाटर में H+ है तो उसने रिएक्ट करके क्या बना लिया? NH4+। यहाँ पे OH- भी तो बचा है बच्चों, इसका क्या होगा? अब देखिए एक प्लस चार्ज है और एक माइनस चार्ज है, ये प्लस ले लीजिए NH4+ और OH-, वाटर में ही ये भी प्रेजेंट होगा। अब ये दोनों आपस में बॉन्ड करके क्या बना लेते हैं? NH4OH। अब देखिए ये न्यूट्रल भी हो गया और हमारा वैलेंसी वगैरह सब कुछ सेटिस्फाइड है इसका। तो इस तरीके का कुछ प्रॉपर्टी होता है बच्चों, है ना। जब भी किसी स्पीसीज के पास लोन पेयर है और वो क्या उसका ऑक्टेट कंप्लीट है तो वो इस लोन पेयर को क्या कर सकता है? डोनेट कर सकता है। अब यहाँ से मुझे एक कॉन्सेप्ट बताना था, ठीक है ना। इतनी चीज़ें तो मैं पहले भी समझा चुका हूँ। बताना ये था कि जब भी कोई स्पीसी, अभी हम लोग 10th में पढ़े क्या थे कि अगर कोई स्पीसी H+ आयन डोनेट करता है तो क्या होता है? एसिड होता है। अगर वो OH- डोनेट करता है तो क्या होता है? बेस होता है। लेकिन जब आप लोग 11th में जब केमिकल बॉन्डिंग पढ़ेंगे तो वहाँ पे क्या देखेंगे आप लोग कि जब कोई स्पीसी जो लोन पेयर को डोनेट करता है ना, वो क्या बन जाता है? बेस बन जाता है। याद रखिएगा बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये। जब भी कोई स्पीसी, कोई कंपाउंड जब लोन पेयर को डोनेट करता है वो क्या कहलाता है? वो बेस कहलाता है। अमोनिया इसीलिए बहुत ही अच्छा बेस है। इसके पास देखिए हाइड्रोजन दिख रहा है तो इसका मतलब ये नहीं बच्चों कि ये एसिड है ना। ये किस तरह से काम करता है? बेस की तरह काम करता है। अब हम लोग थोड़ा सा लियस थ्योरी के अकॉर्डिंग थोड़ा सा अब लेवल पे जाएंगे, है ना। अब वो नहीं कहेंगे कि H+ डोनेट कर दिया तो एसिड है। हाँ वो तो है, आर्हेनियस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग H+ डोनेट करने वाला वो एसिड है, लेकिन अब हम लोग ये पढ़ेंगे कि जो लोन पेयर को डोनेट कर दे वो क्या है? बेस है। और जो लोन पेयर को एक्सेप्ट कर ले वो क्या है? एसिड है। ठीक है, हाइड्रोजन भले ही यहाँ दिख रहा है लेकिन ये हाइड्रोजन को अमोनिया डोनेट नहीं करेगा। बात समझ में आ रही है बच्चों? इसलिए क्या है? बेस है। ठीक है, आप लोगों को अच्छे से ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा कि एसिड बेस हम लोग किस बेसिस पे डिफाइन करते हैं। लोन पेयर अगर डोनर है तो उसको हम बेस बोलेंगे, लोन पेयर एक्सेप्टर है तो उसे एसिड बोलेंगे। ठीक है बच्चों। और कोई भी स्पीसीज, जैसे मतलब मान लीजिए फॉस्फीन ले लीजिए PH3, इसके पास भी लोन पेयर है तो ये भी क्या कर सकता है? लोन पेयर को डोनेट कर सकता है। तो जो भी कंपाउंड लोन पेयर को डोनेट करेगा उसको हम क्या बोलेंगे? बेस बोलेंगे। ठीक है, चलिए, तो ये हो गई नाइट्रोजन की प्रॉपर्टी। एक चीज़ और बता देते हैं देखिए, नाइट्रोजन के बैलेंस सेल में 5 इलेक्ट्रॉन है तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो सकता है? +3 हो सकता है, +5 भी हो सकता है, -3 और -5 भी हो सकता है ना। देखिए कैसे बच्चों, ऑक्सीडेशन नंबर थोड़ा सा बताते रहे ऐसे ही, अगर नहीं समझ में आएगा तो कोई बात नहीं, अभी हम लोग को रेडॉक्स रिएक्शन पढ़ना है। हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नाइट्रोजन से कम होती है तो एक बॉन्ड की वजह से इस पर एक का प्लस का चार्ज आएगा, है ना, +1, और इस पर माइनस का 1 आएगा। इस पर भी प्लस का 1 आएगा, इस पर -1 एक और चार्ज आएगा, इस पर भी +1 आएगा और इस पर -1 एक और चार्ज आएगा। टोटल -3 चार्ज हो जाएगा किस पे? नाइट्रोजन पे। ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है? चार्ज डेवलप ऑन एन एटम व्हेन इट इज़ इन कॉम्बिनेशन। ठीक है बच्चों, और जब भी कॉम्बिनेशन में रहता है तभी हम लोग उसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हैं। इट मे बी इमेजनरी, मे बी रियल। अगर आयनिक बॉन्ड है तो उसमें ऑक्सीडेशन नंबर रियल होता है, और अगर कोवेलेंट बॉन्ड है तो उसमें ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है? इमेजनरी होता है। ठीक है ना। कोवेलेंट बॉन्ड जब भी शेयरिंग होगी तो उसमें इमेजनरी होता है, उसको सिर्फ और सिर्फ सेटिस्फाई करने के लिए कंपाउंड को हम लोग उस कॉन्सेप्ट को यूज़ करते हैं। ठीक है, ये सब छोड़ दीजिए बच्चों, मुझे जो बताना है मेन फोकस उस पर करिए आप। कभी भी इसके पास 5 इलेक्ट्रॉन है लेकिन ये कभी भी 5 बॉन्ड नहीं बना सकता है। ठीक है ना। इसका चौथा बॉन्ड जब भी बनेगा तो दोनों लोन पेयर डोनेट करेगा तो ये सिर्फ मैक्सिमम 4 बॉन्ड बना सकता है। तो सर यहाँ पे OH कैसे जुड़ गया? बच्चों यहाँ पे OH क्या है? जैसे मान लीजिए नाइट्रोजन ने 3 बॉन्ड तो पहले ही हाइड्रोजन से बनाए थे, है ना, और एक हाइड्रोजन को इसने डोनेट किया, H+ को डोनेट किया तो यहाँ पे प्लस आया, है ना। अब देखिए 4 बॉन्ड इसने बना लिया, 4 बॉन्ड बना लिया ना बच्चों। अब NH4+ अगर है तो ये कुछ इस तरीके का रहेगा, है ना। बॉन्डिंग नहीं कर रहा है वो OH- से, ये क्या है? सिंपली प्लस और माइनस के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है। बात समझ में आ रही है बच्चों? इस तरीके से NH4OH का फॉर्मेशन होता है। तो नाइट्रोजन कैन नेवर बी पेंटावेलेंट, इट इज़ ऑलवेज ट्राइवेलेंट, और इफ़ इट डोनेट्स इट्स लोन पेयर इट बिकम्स टेट्रावेलेंट। ओके, मतलब 4 बॉन्डेड मैक्सिमम इसकी जो बॉन्डिंग हो सकती है वो सिर्फ और सिर्फ 4 एटम से हो सकती है। ठीक है, जनरली कितने एटम्स होता है? 3 एटम्स है।
लेकिन जब ये स्पेशल केस में अपना लोन पेयर डोनेट करेगा तो इसकी बॉन्डिंग 4 हो जाएगी। ठीक है बच्चों, अब इससे क्या है, ये तो एक्स्ट्रा था, इसको अगर हम लोग नहीं भी पढ़ते तो भी कोई बात नहीं होती बच्चों, लेकिन मैं जो चीज़ें होती है अगर एक एक चीज़ समझाते चलूँगा, कई बच्चों को ये आता भी होगा, तो आपको क्या होगा ना कि थोड़ा सा फील आने लगेगा, अच्छे से स्ट्राइक करेगा माइंड में बच्चों, है ना। चलिए, तो प्रॉपर्टी वगैरह देखते चलना चाहिए। नाइट्राइट समझ में आया बच्चों, जब भी -3 की वैलेंसी होगी, है ना, -3 यानी कि 3 इलेक्ट्रॉन इसने दिए। अब यहाँ पे क्या है ना कि यहाँ पे कोवेलेंट बॉन्ड नहीं बनता है, जैसे Li क्या करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन दे करके Li प्लस बनाता है ना, +1 इलेक्ट्रॉन। अच्छा एक बात बताओ बच्चों, जब इसकी वैलेंसी 3 है तो इसको Li को 3 होना पड़ेगा ना, Li 1 इलेक्ट्रॉन दे करके Li प्लस बनाता है। अगर इसको नाइट्रोजन को सेटिस्फाई करना है, इस तरीके का कंपाउंड बनाना है, यानी 3 लिथियम की ज़रूरत पड़ेगी, है ना, तो 3 Li प्लस हमको मिलेंगे और 3 इलेक्ट्रॉन मिलेंगे, है ना। अब नाइट्रोजन क्या करेगा बच्चों, इन्हीं 3 इलेक्ट्रॉन को एक नाइट्रोजन एक्सेप्ट करेगा और क्या बनाएगा, N पे 3- का चार्ज, ठीक है ना। अब मान लीजिए ये N पे 3- का चार्ज है, तो इसको क्या कर सकते हैं, 3 लिथियम के जो आयन्स होंगे वो क्या करेंगे, चारों तरफ से क्या कर लेंगे, इसको सराउंड कर लेंगे और सिंपली इनके बीच में क्या होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा बच्चों, है ना। यहाँ पे कोई भी शेयरिंग वाला कॉन्सेप्ट नहीं है। शेयरिंग कब होता है, जब नॉन मेटल होते हैं, और कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन इस तरह का केस कब होता है, जब मेटल्स और नॉन मेटल्स में बॉन्डिंग होती है। चलिए, अब लिथियम क्या करेगा, नाइट्रोजन से रिएक्ट करेगा और क्या बनाएगा, Li3N, इसको हम क्या बोलेंगे, लिथियम नाइट्राइट। नाइट्राइट क्यों बोलते हैं, क्योंकि इस पे क्या है, -3 का चार्ज है। अब पढ़ते हैं, Whenever group 1 and group 2 react with nitrogen, nitrite get formed, ठीक है, नाइट्राइट बन जाता है। इन फर्स्ट ग्रुप ओनली लिथियम रिएक्ट विथ नाइट्रोजन, तो फर्स्ट ग्रुप में हम लोग को ज़्यादा टेंशन ही नहीं है, सिर्फ और सिर्फ कौन रिएक्ट करता है, लिथियम रिएक्ट करता है। सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंसियम, ये कोई भी एलिमेंट नाइट्रोजन के साथ रिएक्ट करके कोई भी कंपाउंड नहीं बनाएगा, यानी कि फर्स्ट ग्रुप में हम लोग को ज़्यादा रिएक्शन याद करने की जरूरत नहीं, एक ही रिएक्शन है बस, लिथियम रिएक्ट करेगा नाइट्रोजन से, क्या देगा, लिथियम नाइट्राइट। अब बैलेंसिंग वगैरह आप कर सकते हैं बच्चों, अगर बैलेंसिंग करना चाहें तो कैसे करेंगे, यहाँ पे 2 नाइट्रोजन है और यहाँ पे 1 नाइट्रोजन है, तो इसको आप 2 बनाएंगे पहले नाइट्रोजन को, ठीक है ना। जैसे ही इसको 2 बनाएं तो ये 6 हो गया लिथियम, यहाँ 6 से आप कर देंगे, है ना। तो बैलेंसिंग वगैरह मैं समझाऊंगा बच्चों, ये तो हिट एंड ट्रायल है, छोटा छोटा है, आप लोग कर लीजिए। आगे मैं जो इसके मेथड्स होंगे उसे मैं डील कर लूँगा पूरा। चलिए, ऑल द ग्रुप 2 एलिमेंट्स रिएक्ट विथ नाइट्रोजन टू फॉर्म नाइट्राइट, और ग्रुप 1 में क्या है, सिर्फ और सिर्फ लिथियम रिएक्ट कर रहा है, लेकिन ग्रुप 2 में क्या है बच्चों, सारे के सारे ग्रुप 2 के जितने भी मेटल हैं, जितने भी मेंबर हैं, वो सारे के सारे नाइट्रोजन के साथ रिएक्ट करते हैं। जैसे बेरिलियम हो गया, बेरिलियम रिएक्ट करेगा नाइट्रोजन से तो क्या बनाएगा, Be3N2, बेरिलियम नाइट्राइट। अब यहाँ पे Li3N था और यहाँ पे सर Be3N2 क्यों हो गया, तो आप लोग 9th में बच्चों कॉन्सेप्ट पढ़े होंगे ना। देखिए, हम क्या जानते हैं कि बेरिलियम सेकंड ग्रुप का एलिमेंट है तो इस पर +2 का वैलेंसी होता है ना, और नाइट्रोजन जो है इसके पास -3 का वैलेंसी, अभी हम लोग देखें कैसे होता है, ठीक है। यानी ये 3 इलेक्ट्रॉन ले सकता है और ये 2 इलेक्ट्रॉन दे सकता है, ठीक है। अब इन दोनों के बीच में बॉन्डिंग कैसे होगी, आप क्रिस क्रॉस लगाइए, इसको इसके इंडेक्स में और इसको इसके इंडेक्स में लेते जाइए, तो क्या बन जाएगा, Be3 हो जाएगा, ये 3 इधर इसके इंडेक्स में आ जाएगा और 2 कहाँ चला जाएगा, नाइट्रोजन के इंडेक्स में। देखिए इस तरीके से बनता है Be3N2। अच्छा, मान लीजिए इसी तरीके से Mg मैग्नीशियम से अगर ये रिएक्ट कर ले नाइट्रोजन, है ना, तो नाइट्रोजन पे हम जानते हैं 3 होता है, मैग्नीशियम पे 2 होता है, 2 उसके उसमें चला जाएगा और 3 मैग्नीशियम के नीचे चला आ जाएगा। देखिए, है ना, बन गया ना बच्चों, मैग्नीशियम नाइट्राइट बन गया और आपका बेरिलियम नाइट्राइट बन गया। ये सब 9th में आप लोग सीख चुके होंगे बच्चों। तो ग्रुप 1 में तो मान लीजिए सिंपली 3 इलेक्ट्रॉन ये देगा तो Li3N ही बनेगा, लेकिन इसमें क्या होता है, इसकी वैलेंसी 2 होने की वजह से Be3N2 टाइप का कंपाउंड बनता है और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, बेरिलियम नाइट्राइट। अब इन सभी जो ग्रुप 2 के मेंबर्स हैं उसमें आपको कुछ कॉमन पैटर्न दिख रहे होंगे, ठीक है। अगर Be नाइट्रोजन से रिएक्ट करके बेरिलियम Be3N2 टाइप का कंपाउंड देगा तो मैग्नीशियम और कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम सबकी वैलेंसी 2 है, सभी उसी तरह के कंपाउंड देंगे, यानी मेटल 3 होगा और नाइट्रोजन 2 होगा। बात समझ में आ रहा है। तो अब अगर हम पूछें कैल्शियम नाइट्राइट बनाइए तो Ca3N2, Ca3N2 कैल्शियम नाइट्राइट,
ओके, ये रिएक्शन आप लोग कॉमनली ऐसे रिलेट करके याद कर लीजिए। तो बेरिलियम नाइट्राइट ऐसे बनेगा, मैग्नीशियम नाइट्राइट कैल्शियम नाइट्रोजन से रिएक्ट करके कैल्शियम नाइट्राइट, स्ट्रोंशियम नाइट्रोजन से रिएक्ट करके स्ट्रोंशियम नाइट्राइट, और बेरियम रिएक्ट करके नाइट्रोजन से बेरियम नाइट्राइट देता है। अब बच्चों एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट यहाँ पे शुरू हो रहा है, आप जरा इसको ध्यान से समझिएगा। ये बेसिकली केमिकल बॉन्डिंग का ही चैप्टर है, वो है टॉपिक है ना। मतलब केमिकल बॉन्डिंग समझ लीजिए इनऑर्गेनिक की जान है बच्चों, है ना। उसमें जितने कॉन्सेप्ट आपको पढ़ाए जाते हैं वो इनऑर्गेनिक के लिए बहुत सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो जब मैं वो स्टार्ट करूँगा तो आप लोगों को लगेगा कि हाँ इनऑर्गेनिक में वास्तव में क्या दम था। अभी आप लोग एस ब्लॉक और पी ब्लॉक को थोड़ा सा रिएक्शन रटने वाला ही समझ रहे होंगे, लेकिन इनऑर्गेनिक अपने आप में, जैसे 11th का आपका हो गया केमिकल बॉन्डिंग, और 12th में आप लोग जाएंगे कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, ये सबसे इनऑर्गेनिक के बेस्ट चैप्टर, ठीक है बच्चों। तो आप लोग उसका एक कॉन्सेप्ट है यहीं पे थोड़ा सा समझा देंगे, बाकी जो है उसको हम लोग डील कहाँ करेंगे, केमिकल बॉन्डिंग। जिसको समझ में आ जाएगा उसके लिए बहुत अच्छा, वो बहुत शार्प माइंडेड है, और जिसको थोड़ा बहुत भी डाउट रह जाएगा उसको तो मैं दोबारा समझाऊंगा ही, ठीक है बच्चों। बस यहाँ पे कंपेयर करना है, क्वेश्चन किस तरह के बनते हैं वो देख लीजिए। विच नाइट्राइट इज मोर कोवेलेंट। अब हम जानते हैं कि कोई भी बॉन्ड हो बच्चों, वो ना ही कम्प्लीटली आयनिक होता है और ना ही कम्प्लीटली कोवेलेंट होता है, ठीक है। कोई भी बॉन्ड बनता है यूनिवर्स में, कोई भी बॉन्डिंग होगी, कोई भी कंपाउंड आप फाइंड करेंगे तो ना ही उसके बीच की बॉन्डिंग कम्प्लीटली कोवेलेंट होती है और ना ही कम्प्लीटली आयनिक होती है। आयनिक बॉन्ड में कुछ कोवेलेंट का कैरेक्टर आ जाएगा, कोवेलेंट बॉन्ड में कुछ आयनिक कैरेक्टर आ जाएगा। यानी 50% से ज़्यादा अगर आयनिक कैरेक्टर है तो उसको आयनिक बॉन्ड बोलते हैं, 50% से ज़्यादा अगर कोवेलेंट कैरेक्टर है किसी भी कंपाउंड में, किसी भी बॉन्डिंग में, तो उसको हम लोग कोवेलेंट बॉन्ड बोलते हैं, ठीक है बच्चों। ये बेसिक्स प्रिंसिपल आप लोग दिमाग में बेसिक प्रिंसिपल बैठा के रखेंगे। तो विच नाइट्राइट इज मोर कोवेलेंट, तो यहाँ पे दे दिया बेरिलियम नाइट्राइट, मैग्नीशियम नाइट्राइट, कैल्शियम नाइट्राइट और बेरियम नाइट्राइट। तो अब अगर इस तरीके से दे देगा बच्चों कि कौन ज़्यादा कोवेलेंट है तो कैसे निकालेंगे, हम लोगों को क्वालिटेटिव एनालिसिस इसका करना है, तब हम लोग क्वेश्चन को आंसर कर पाएंगे, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे हमने साइज का ऑर्डर लिखा है, देखिए जैसे जैसे ग्रुप में नीचे जाते हैं साइज बढ़ता जाता है ना। तो मान लीजिए एलिमेंट का साइज नीचे बढ़ रहा है तो आयन का भी साइज बढ़ेगा, कैटायन ये तो +2 वाले चार्ज बनाएंगे सारे के सारे एलिमेंट ग्रुप 2 के, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, है ना। तो ये +2 वाले जब आयन बनाएंगे तो भी साइज का ऑर्डर बदलेगा नहीं। अगर हम ऐसे लिखें बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, या ऐसे लिखें बेरिलियम का 2+ आयन कैटायन जो है, मैग्नीशियम का 2+ कैटायन, कैल्शियम का 2+, सारे का जो है जो ऑर्डर साइज का एलिमेंट्री स्टेट में होता है, नेटिव स्टेट में होता है, वही चार्ज स्टेट में भी रहेगा बच्चों। बात समझ में आ रही है। तो साइज के ऑर्डर से सर हमको क्या लेना देना कि कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है, तो अभी बच्चों आपको समझ में आएगा, ठीक है ना, क्यों हम ऐसा कह रहे हैं। एक कॉन्सेप्ट हम लोगों को पढ़ना है 11th के केमिकल बॉन्डिंग में, फजान्स रूल। तो फजान्स रूल क्या कहता है हमको, अगर किसी भी मेटल का मतलब कैटायन छोटा होगा, जितना ज़्यादा छोटा होगा उतना ज़्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर, है ना, और अनायन जितना ज़्यादा बड़ा होगा उतना ज़्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर, है ना। कोवेलेंट कैरेक्टर निकालने का तरीका क्या है, जैसे मान लीजिए लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम है, रुबिडियम है और सीजियम, ठीक है। हम जान रहे हैं साइज नीचे बढ़ता है, मान लीजिए सबको क्लोरीन से रिएक्ट करा दें, है ना। बेसिकली तो ये क्या बनाएगा, आयनिक बॉन्ड बनाएगा, लेकिन इसमें कोवेलेंट कैरेक्टर किस में ज़्यादा होगा अगर ये पूछ ले तो हम जानते हैं कि लिथियम का साइज छोटा होगा, सोडियम का और बड़ा होगा, पोटेशियम का और बड़ा होगा, नीचे जाते जाएंगे तो साइज बढ़ता जाएगा। अब यहाँ पे जगह नहीं होने की वजह से ऐसे बना दिए बच्चों, इतना आप लोग अंडरस्टूड रहिए, अपने आप को इमेजिनेशन पावर आप अपनी बढ़ाइए, है ना। ये नहीं हो कि सर ऐसे होता है क्या एटम, है ना, ना ही स्फेरिकल होता है ना ही ऐसे होता है, उसको हम लोग सीखेंगे एटॉमिक स्ट्रक्चर में कैसा होता है स्ट्रक्चर, ठीक है बच्चों। तो जैसे जैसे नीचे जाएंगे साइज कैसा हो जाएगा, बढ़ता चले जाएगा, यानी सीजियम का और साइज बढ़ जाएगा, है ना बच्चों। अब बताइए लिथियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, रुबिडियम क्लोराइड और सीजियम क्लोराइड में ये तो आयनिक बॉन्ड बनाने के बावजूद किसमें कोवेलेंट कैरेक्टर का परसेंटेज ज़्यादा होगा, तो इसको बच्चों कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग, फैजान्स रूल से। इसी तरह के क्वेश्चन इनऑर्गेनिक में ज़्यादातर बनते हैं, पूछे जाते हैं आपके स्कूल एग्जामिनेशन में भी, और कंपटीशन के जो भी आपके नीट और अगर आप IIT की तैयारी करना चाहते हैं, दोनों तरह में इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है कि किसमें सर कोवेलेंट कैरेक्टर किस में ज़्यादा होगा, तो कैसे निकालेंगे। हमने क्या रूल पढ़ा है, स्मॉलर कैटायन क्या करता है, मोर कोवेलेंट कैरेक्टर देता है, लार्जर अनायन मोर कैरेक्टर देता है ना, कोवेलेंट कैरेक्टर। तो यहाँ पे अनायन की साइज तो फिक्स है, ये तो सिंपली क्लोरीन ही है
अगर एटम बदलता, एलिमेंट फ्लोरीन होता, ब्रोमीन होता, यहाँ नीचे कुछ और बदलता, तो हम इससे देख सोचते हैं। लेकिन सिंपली क्लोरीन है तो इसका साइज तो फिक्स होगा ना, ये सब माइनस चार्ज वाले हैं, सब फिक्स होगा इसका, है ना, इसकी साइज में वेरिएशन नहीं आएगी। तो हमको किसको चेक करना पड़ेगा मेटल को चेक करना पड़ेगा। कटायन बनाएगा ना, तो ये क्या बनाएगा, Li+ बनाएगा, Na+ बनाएगा, K+ बनाएगा, Rb+ बनाएगा और Cs+ बनाएगा। तो इसका भी साइज जो है ये छोटा होगा, ये उससे बड़ा होगा, ये उससे बड़ा होगा, है ना। ये तो माइनस वाला सिंपली फिक्स्ड है और ये बढ़ता जा रहा है। बेसिकली माइनस वाला जो होता है वो ज़्यादा बड़ा होगा, है ना, प्लस वाले से ज़्यादा बड़ा होता है। लेकिन ये साइज फिक्स है, क्लोरीन की फिक्स है, और ये जो फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट है नीचे जाने पे क्या है, साइज बढ़ रहा है। तो हम लोग किससे कंपेयर करेंगे अब, कटायन से, क्योंकि अनायन फिक्स है। लार्जर कटायन, स्मॉलर कटायन, मोर कोवेलेंट कैरेक्टर, लार्जर अनायन, मोर कोवेलेंट कैरेक्टर, ठीक है ना। तो स्मॉलर कटायन कौन दिख रहा है, लिथियम सबसे छोटा है, यानी कि LiCl जो होगा ये इसमें कोवेलेंट कैरेक्टर सबसे ज़्यादा होगा, ठीक है ना। उससे कम सोडियम, उससे कम पोटेशियम, उससे कम रुबिडियम और सबसे कम Cl में हमारा आयनिक कैरेक्टर, कोवेलेंट कैरेक्टर होगा। कोवेलेंट कैरेक्टर निकालते हैं बच्चों ना, आयनिक बॉन्ड बनाएगा ना, जब भी नॉन मेटल और मेटल मिलते हैं तो आयनिक बॉन्ड बनाते हैं, और आयनिक बॉन्ड में हम लोग किसको फाइंड करते हैं, कोवेलेंट कैरेक्टर को। क्या सर कोवेलेंट बॉन्ड में आयनिक कैरेक्टर भी फाइंड किया जाता है? हाँ, उसके लिए रूल बच्चों अलग है, उसके लिए हम लोग अलग से रूल पढ़ते हैं, ठीक है। चलिए, तो आयनिक बॉन्ड में हम लोग कोवेलेंट कैरेक्टर सीख लिए कि क्यों होता है। अच्छा देखो बच्चों, क्यों होता है इसको समझ लो, क्या होता है ये तो समझ लिए कि किसका ज़्यादा होगा किसका कम होगा। जिसका छोटा कटायन होगा, अगर अनायन सेम है तो छोटे वाले कटायन का सबसे ज़्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर होगा, और बड़े वाले कटायन का सबसे कम कोवेलेंट कैरेक्टर होगा, यानी सबसे ज़्यादा वो आयनिक होगा, ठीक है बच्चों। इस तरीके से भी कह सकते हैं हम लोग, अगर आयनिक कैरेक्टर भी दिखना हो कि सबसे ज़्यादा आयनिक कौन, तो कोवेलेंट का उल्टा कर दीजिए बच्चों, जो सबसे कम कोवेलेंट है वो सबसे ज़्यादा आयनिक हो जाएगा। तो ये बच्चों क्यों आता है, ये चीज़ समझ लिए आप ना, कि अगर स्मॉलर कटायन है तो ज़्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर, ठीक है ना। अब क्यों होता है देखो बच्चों, मान लीजिए ये क्लोरीन का आयन था, अनायन, तो ये कुछ जो है इस तरीके का, इसका एटम का इलेक्ट्रॉन इस तरीके से मूव कर रहे थे। मान लीजिए यहाँ पे कोई Li+ आया, लिथियम का प्लस चार्ज आया, है ना, बात समझ आ रहा है बच्चों। यहाँ पे ना बना करके यहाँ बना लीजिए, Li+ आया, ये छोटा है साइज में, छोटा है तो इसके पास अट्रैक्शन पावर ज़्यादा है, मतलब कि इसका जो इलेक्ट्रॉन पूरा सर्कुलर मोशन कर रहा था वो थोड़ा सा इसकी तरफ क्या होगा, इंक्लाइंड हो जाएगा, झुक जाएगा बच्चों, है ना। मतलब अब ये इस तरीके से थोड़ा आएगा तो इस तरीके से इसके पास से जाएगा, है ना, इसके पास से थोड़ा सा ड्रैग हो गया, इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो गई, इसके पास आ गई। यानी कि मान लीजिए ये क्या था हमारा, लिथियम का, और ये क्या था हमारा, क्लोरीन का, ठीक है ना। तो क्लोरीन के इलेक्ट्रॉन ऐसे मूव कर रहे हैं, और लिथियम का जो कटायन है वो छोटा है, छोटा होने की वजह से ये क्या करेगा, जो इलेक्ट्रॉन ये मूव कर रहा है ना उस पर कुछ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाएगा, जिसकी वजह से थोड़ा सा इधर क्या हो जाएंगे, इलेक्ट्रॉन ड्रैग हो जाएंगे, है ना। ये मोशन जो है ऐसे सर्कुलर ना करके थोड़ा सा इधर चल के मोशन करेगा। इसका मतलब यहाँ पे कुछ शेयरिंग टाइप का दिख रहा है बच्चों, कंप्लीट ट्रांसफर तो हो नहीं रहा, इलेक्ट्रॉन थोड़ा बहुत शेयर हो गया इस साइड, और शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम लोग क्या बोलते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड बोलते हैं, ठीक है ना बच्चों। तो ये पार्शियल शेयरिंग भी है, उसी वजह से कोवेलेंट कैरेक्टर जनरेट होता है आयनिक बॉन्ड में। नहीं तो कभी भी मेटल और नॉन मेटल के बीच में कोवेलेंट बॉन्ड तो बनते सुना नहीं होगा बच्चों, हाँ, लेकिन कोवेलेंट कैरेक्टर जरूर होता है। अगर ये चीज़ अभी आप लोग बच्चों समझ गए तो आप समझिए आपके पास ब्रिलियंट माइंड है। अगर नहीं समझ पाएँ तो कोई बात नहीं बच्चों, हम लोग जब भी अपना वो चैप्टर स्टार्ट करेंगे केमिकल बॉन्डिंग तो समझेंगे। अब हम लोग कॉन्सेप्ट समझने के बाद आंसर कर पाना हम लोगों के लिए बहुत ईजी हो गया, ठीक है बच्चों। अब देखिए यहाँ पे पूछ रहा कौन कोवेलेंट कैरेक्टर ज़्यादा है, किसका कोवेलेंट कैरेक्टर ज़्यादा है, विच नाइट्राइड इज मोर कोवेलेंट। अब देखिए बच्चों यहाँ पे मेटल बदल रहा है, नाइट्रोजन तो फिक्स है, यानी N3- तो फिक्स है, यानी एनायन से हम कंपेयर नहीं कर सकते हैं। किससे कंपेयर करेंगे, जिसका कटायन छोटा वो ज़्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर, तो बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम। नीचे जाने पर साइज बढ़ता है, यानी सबसे ऊपर वाला बेरिलियम है, सबसे छोटी साइज इसकी होगी, तो सबसे ज़्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर किस में होगा, बेरिलियम नाइट्राइड में होगा। तो फजांस रूल आप लोगों को यहीं पे समझ में आ गया होगा, अच्छी बात है बच्चों। नहीं समझ में आए तो घबराइएगा नहीं बच्चों, ठीक है। बस ये जान लीजिए कि स्मॉलर कटायन ग्रेटर कोवेलेंट कैरेक्टर इन आयनिक बॉन्ड, ठीक है। तो साइज ऑर्डर आप लोगों ने देखा, तो साइज के ऑर्डर से हम कैसे कंपेयर कर लेते हैं, जिसका साइज सबसे कम उसमें सबसे ज़्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर, ठीक है ना। स्मॉलेस्ट कटायन कौन है इसमें, Be2+ था, हम जान रहे हैं बेरिलियम से बड़ा मैग्नीशियम होता है, मैग्नीशियम से बड़ा कैल्शियम होता है, फिर उससे बड़ा बेरियम होता है, ठीक है। तो हम लोग कोवेलेंट कैरेक्टर को निकाल लिए इसमें, हेंस
3n2 बेरिलियम नाइट्राइड इज द मोस्ट कोवेलेंट कैरेक्टर, इज मोस्ट कोवेलेंट, ठीक है। ओनली बेरिलियम नाइट्राइड इज हाईली कोवेलेंट एंड वॉलेटाइल। अच्छा ये क्या है, सबसे ज़्यादा वॉलेटाइल और सबसे ज़्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर किसके पास है, बेरिलियम नाइट्राइड के पास। बाकी सब जो है कोवेलेंट कैरेक्टर मतलब रेस्ट ऑल आर नाइट्राइड, रेस्ट ऑल अदर नाइट्राइड ऑफ ग्रुप 2 आर आयनिक सॉलिड्स। तो इससे एक पॉइंट आप और याद कर सकते हैं कि जो बेरिलियम का नाइट्राइड होता है यही थोड़ा सा वॉलेटाइल होता है, मतलब वॉलेटाइल मतलब वेपर में आ सकता है ना। और ये क्या होता है, हाईली कोवेलेंट होता है, इसमें कोवेलेंट कैरेक्टर बहुत ज़्यादा होता है। बाकी सब में कोवेलेंट कैरेक्टर होगा भी तो बहुत मामूली सा होगा, है ना। ये सब क्या होंगे, आयनिक क्या है, कंपाउंड कहलाएंगे, प्योरली आयनिक, बहुत ज़्यादा आयनिक कैरेक्टर होगा इन सबों में, ठीक है बच्चों। कोवेलेंट कैरेक्टर ज़्यादा किस में होगा, Be3 बेरिलियम नाइट्राइड में, ठीक है। और अब ये भी समझ लीजिए कि ये सारे जो बाकी के हैं वो सॉलिड स्टेट में रहते हैं, है ना, आयनिक सॉलिड। अब आयनिक सॉलिड कैसे बनता है बच्चों, ये हम लोग 12th में सॉलिड स्टेट अगर आप लोग को पढ़ाया जाएगा तो उसमें समझ में आएगा, ठीक है। अभी हर चीज़ पे मैं समय नहीं दे सकता बच्चों, हम लोग को कोर्स भी कंप्लीट करना है और बहुत कुछ पढ़ना है। हाइड्रोलिसिस रिएक्शन, हाइड्रोलिसिस मतलब क्या होता है बच्चों, बेसिकली हाइड्रोलाइज कर देना का मतलब हाइड्रेशन कर देना किसी भी कंपाउंड का, है ना। जैसे मतलब वाटर का एडिशन करा दें उस तरह का कुछ बात चलेगा इसमें। हाइड्राइड्स मीन रिएक्शन विथ H2, हाइड्राइड्स नहीं बच्चों, हाइड्राइड्स तो अलग चीज़ हो गया, हाइड्रोलाइज्ड मतलब होता है, यहाँ पे करेक्ट कर लीजिएगा थोड़ा सा, हाँ। या हाइड्रेशन मतलब एडिशन ऑफ वाटर, यहाँ हाइड्रेशन कर लीजिए, हाइड्रेशन मीन्स ये हाइड्राइड्स तो दूसरी चीज़ हो गई। हाइड्राइड्स हाइड्रोजन के मतलब जब हाइड्रोजन किसी चीज़ से जुड़ता है किसी मेटल से तो वहाँ पे हाइड्राइड यूज करते हैं यहाँ हाइड्रेशन कर लीजिएगा बच्चों, ठीक है। मीन्स रिएक्शन विथ H2O, तो किसका रिएक्शन हम लोग मेटल नाइट्राइड का रिएक्शन देखेंगे अब, किससे, H2O से यानी वाटर से, ठीक है। देखिए फर्स्ट ग्रुप में कौन रिएक्ट करेगा वाटर से, अरे फर्स्ट ग्रुप में सिर्फ पहला ही एलिमेंट लिथियम ही नाइट्राइड बनाता है, तो लिथियम नाइट्राइड ही वाटर से रिएक्ट कर सकता है ना। फर्स्ट ग्रुप में सिर्फ और सिर्फ किसका नाइट्राइड मिलता है, लिथियम नाइट्राइड, तो कौन रिएक्ट करेगा वाटर से, वही करेगा, क्या बनाएगा, लिथियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा और अमोनिया बनाएगा और अमोनिया के पास आप लोग क्या जानते हैं बच्चों कि लोन पेयर भी होता है, ठीक है लोन पेयर भी होता है, अगर 3 बॉन्ड बनाता है तो एक लोन पेयर होता है, और ये क्या होता है, बेसिक इन नेचर होता है, ठीक है। ये सारी एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी जो मैं बताता हूँ वो सब धीरे धीरे करके आपके पास इकट्ठा हो जाएगा और वो बहुत हेल्पफुल होगा आगे। तो लिथियम नाइट्राइड वाटर से रिएक्ट करके लिथियम हाइड्रोक्साइड बनाता है और अमोनिया गैस देता है, ये रिएक्शन आप लोगों को याद होनी चाहिए। ग्रुप 2 में सारे के सारे जो मेटल थे वो क्या बना रहे थे, नाइट्राइड बना रहे थे, तो बेरियम नाइट्राइड, बेरिलियम नाइट्राइड, कैल्शियम नाइट्राइड, सीजियम मैग्नीशियम नाइट्राइड, कैल्शियम नाइट्राइड, स्ट्रोंशियम नाइट्राइड, बेरियम नाइट्राइड, ये सारे के सारे जो हैं वाटर से रिएक्ट करेंगे और उनका रिस्पेक्टिव हाइड्रोक्साइड देंगे और प्लस अमोनिया गैस रिलीज करेंगे। देखिए कितनी आसान रिएक्शन है बच्चों, एक स्टेप में आप एक को याद करिए, बाकी आपको ग्रुप एलिमेंट याद है तो बाकी आप लोग ऐसे ही बना लेंगे। देखिए BeOH का होल्ड ट्वाइस क्यों बनता है, क्योंकि हम जानते हैं यहाँ पे क्या होगा बच्चों, देखिए मान लीजिए बेरिलियम नाइट्राइड में से Be निकला तो इस पर +2 चार्ज होगा, नाइट्राइड निकला तो इस पर -3 चार्ज होगा, ये तो हम जानते हैं ना बच्चों, इसी से तो ये बना था। अच्छा वाटर में क्या होता है, H+ होता है और OH- होता है। अब ये दोनों आपस में जुड़े थे, ये दोनों आपस में जुड़े थे, अब क्या होगा, ये इससे जुड़ जाएगा और ये इससे जुड़ जाएगा, है ना। तो जब बेरिलियम के पास +2 है तो इसके पास -1 है, यानी इसको 2 चाहिए, हाइड्रोक्साइड आयन 2 चाहिए, यानी कि इस तरीके से 2 आ जाएंगे। और इसकी 3 वैलेंसी यानी हाइड्राइड जो H+ आयन है वो 3 चाहिए, यानी कि इसके साथ 3 हाइड्रोजन जुड़ जाएंगे। बात समझ में आई बच्चों। तो अमोनिया और बेरियम हाइड्रोक्साइड ऐसे ही बनता है। अब उसी तरीके से आप कैल्शियम ले लीजिए कि कैल्शियम पे 2+ होगा, नाइट्रोजन पे -3 होगा, और वाटर से जो टूटेंगे H+ और OH-, तो कैल्शियम इसके साथ चला जाएगा और नाइट्रोजन इसके साथ चला जाएगा, नाइट्राइट आयन। तो कैल्शियम के पास +2 चार्ज है, यानी कि 2 हाइड्रोक्साइड आयन चाहिए, CaOH का होल्ड ट्वाइस बनाएगा, प्लस नाइट्रोजन को 3 हाइड्रोजन चाहिए तो NH3 बना लेगा, अमोनिया गैस बना लेगा, है ना। इस तरीके से सारी आप लोग रिएक्शंस को सोच सकते हैं और बहुत आसानी से याद कर सकते हैं बच्चों। ट्रिक है ये सब, अगर ये सब टेक्निक आपको आती है ना तो रिएक्शन रटने की ज़्यादा ज़रूरत ही नहीं है, रिएक्शन आप लोग को ज़्यादातर ऐसे ही याद हो जाएगी। बात समझ में आई बच्चों।
कि ये सारे के सारे कैसे बेरियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, स्ट्रोंशियम हाइड्रोक्साइड और बेरियम हाइड्रोक्साइड दिया, प्लस बाई प्रोडक्ट के रूप में आपको अमोनिया मिल गया। ठीक है बच्चों। अच्छा एक चीज़ और जान लीजिए, हाइड्रोलिसिस ऑफ नाइट्राइड में क्या पढ़ना हम लोग को पी ब्लॉक में, जब हम लोग एस ब्लॉक ख़त्म कर लेंगे तो पी ब्लॉक में भी ऐसा ही कुछ आएगा। तो हम लोग नाइट्राइड का रिएक्शन वाटर से कराएंगे तब भी देखेंगे अमोनिया निकल रहा है ना। और ये तो मतलब फिक्स है कि नाइट्राइड कोई भी लेंगे अगर उसका वाटर से रिएक्शन करा देंगे तो बाई प्रोडक्ट तो अमोनिया ही निकलेगा। ये वाला तो क्रिस क्रॉस मेथड से हम लोग जो अभी सीखे हैं उससे अपना बैलेंस मतलब आयन एक्सचेंज करके हम लोग ये कंपाउंड बना सकते हैं, लेकिन अमोनिया फिक्स रहेगा तो इसको तो याद ही नहीं करना है। तो जब भी नाइट्राइड का रिएक्शन होता है तो अमोनिया मिलता है ना। तो इसी तरीके से हाइड्राइड का रिएक्शन होगा तो हाइड्रोजन मिलेगा, फॉस्फीन का रिएक्शन होगा यानी फास्फोरस प्रेजेंट है तो फास्फोरस का हाइड्रोजन के साथ PH3 आता है, फॉस्फीन मिलेगा। कार्बाइड का रिएक्शन होगा तो मीथेन मिलेगा, और सल्फाइड का रिएक्शन होगा तो सल्फर हाइड्रोजन सल्फाइड गैस मिलेगी। ये एक कॉमन टर्म है, ये सब हम लोग पी ब्लॉक में समझेंगे। अभी याद नहीं होता है ये सब चीज़ तो छोड़ दीजिएगा बच्चों, अगर याद अभी से हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है ना। आप लोग एक साफ माइंडेड होंगे अगर अभी से ये सब चीज़ें एक्स्ट्रा याद करते चलें, और एक्स्ट्रा चीज़ें जो मैं बताता हूँ उसको माइंड में सेट कर लें। आप बच्चों यकीन माने कि जब भी आप लोग कंपटीशन का एग्ज़ाम देंगे तो ये सारी चीज़ जो मैं एज इट इज़ दे रहा हूँ ये आपको यूज हो जाएगा कम्प्लीटली। आपको फिर लगेगा कि हाँ हम लोगों ने जो ये 11th में पढ़ाई की है इसका हम लोगों को फल यहाँ पे मिल रहा है। तो इसको आप लोग सिर्फ और सिर्फ 11th समझ के मत पढ़िए बच्चों, पूरी लाइफ आप लोगों को काम आएगा, है ना। और मैं जिस तरीके से पढ़ा रहा हूँ ना, छोटी छोटी चीज़ों को बता रहा हूँ, एक एक चीज़ जो है अगर वो सारी चीज़ें आपको आ गई एक बार तो फिर आपको केमिस्ट्री में अच्छा करने से कोई नहीं रोक सकता। जब भी कॉम्पिटिशन का आप एग्ज़ाम देखिए, नीट का, IIT का जो भी है, तो उसमें क्या होता है बच्चों कि सबसे ज़्यादा नंबर आपको कौन दिलाता है? केमिस्ट्री दिलाता है। यही आपका सिलेक्शन कराता है। बाकी तो रैंक बनाते हैं फिज़िक्स वगैरह, है ना, मैथमेटिक्स वगैरह, ये सब क्या होता है रैंक बनाते हैं आपकी, लेकिन आपको नंबर कौन दिलाता है सबसे ज़्यादा? केमिस्ट्री दिलाती है। तो अगर केमिस्ट्री नहीं अच्छी है तो आप लोग कंपटीशन के बारे में सोचिए भी मत, ठीक है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि जो छोटी छोटी चीज़ें पढ़ाता हूँ उस पर ध्यान दीजिए। अगर आपको बोरियत हो रही है, कुछ भी हो रही है बच्चों, अपने आप पे पेशेंस रखिए, एकदम कंट्रोल रखिए। जो सेल्फ सेंट्रलाइज्ड हो गया वो हर हाल में किसी भी तरह का कंपटीशन देगा आपका निकल जाएगा बच्चों, है ना। और यही सब चीज़ें वहाँ भी पढ़ाई जाएगी। मान लीजिए आप अगर कोटा वगैरह में जाते हैं तो सेम चीज़ पढ़ाई जाएगी बच्चों, है ना। कोई इसमें ज़्यादा फ़र्क नहीं आएगा। लगभग ज़्यादातर लोग कोटा के इसी तरह के नोट्स को पढ़ाते हैं, है ना। आपके जो 11th से ये थोड़ा सा अपग्रेड अप है, मतलब थोड़ा सा लेवल अप है ना। और सिंपली यहीं से स्टार्ट किया जाता है। तो कोटा में ज़्यादातर इंस्टीट्यूट में इसी तरह के आपको नोट्स मिलेंगे। तो ये नोट्स आप लोग बना के रखिए। अगर कंपटीशन की तैयारी करते हैं तो ये नोट्स बना के रखिए। हर हाल में आपका IIT या नीट का एग्ज़ाम देने जाएंगे तो यूज आ जाएगा, ये मेरी गारंटी है बच्चों, ठीक है। ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2 अब क्या कराने जा रहे हैं हम लोग? किससे रिएक्शन देख लिए? नाइट्रोजन से देख लिए, फिर नाइट्राइड का वाटर से रिएक्शन देख लिए। अब किससे रिएक्शन देखने जा रहे हैं? ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2 का हाइड्रोजन से रिएक्शन देखने जा रहे हैं। फिर से हम लोग मेटल पे आ जाएंगे, हाइड्रोजन से रिएक्ट कराएंगे, हेलोजन, सॉरी बच्चों, हेलोजन्स। हाइड्रोजन से तो रिएक्ट करके हैलाइड देगा, ठीक है, वो भी करता है, मेटल हैलाइड भी देता है। लेकिन यहाँ पे बेसिकली किससे बात कर रहे हैं हम लोग? हेलोजन। हेलोजन क्या होते हैं? 17th ग्रुप का एलिमेंट होता है। हम लोग जानते हैं पीरियोडिक टेबल में टोटल 18 ग्रुप होते हैं, है ना। तो फर्स्ट ग्रुप को अल्कली मेटल, सेकंड ग्रुप को अल्कलाइन अर्थ मेटल, ठीक है। इन सबों के बारे में इस चैप्टर में डील ही करना है। बाकी जो है 18th ग्रुप को हम लोग क्या बोलते हैं? नोबल गैस। 17th ग्रुप को क्या बोलते हैं हम लोग? हेलोजन ग्रुप बोलते हैं, ठीक है ना। उसके पहले ऑक्सीजन फैमिली आती है, उसके पहले नाइट्रोजन फैमिली आती है, उसके पहले कार्बन फैमिली आती है, और उससे पहले बोरान फैमिली आती है। और बीच में 10 ग्रुप कौन से होते हैं? डी ब्लॉक के एलिमेंट्स होते हैं। तो हम लोग को किससे डील करना है? हेलोजन से। हेलोजन क्या है? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टाटीन। अच्छा, इसकी पहले प्रॉपर्टी बता दें बच्चों हेलोजन की। थोड़ा सा मैं यहाँ पे बता देता हूँ कि हेलोजन में जो एलिमेंट आएंगे उसके पास क्या होता है, कितने इलेक्ट्रॉन वगैरह होते हैं। देखिए बच्चों, हेलोजन में कौन होगा? ग्रुप 17 होगा। ग्रुप 17 में फ्लोरीन आएगा, क्लोरीन आएगा, ब्रोमीन आएगा, आयोडीन आएगा और एस्टाटीन आएगा, ठीक है बच्चों। और हम जानते हैं जब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है? 9। इसका कितना होता है? 17। इसका कितना होता है? 35, है ना बच्चों। और हम लोगों ने ट्रिक याद किया था ना कि 8, 18, 18, 32, 32 इस तरीके का कुछ याद किए थे ना। तो यहाँ पे 18 ऐड किए तो 18 और ऐड करिए तो कितना हो जाएगा? 53, ठीक है। फिर इसमें 32 ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 85,
इस तरीके से हम लोग एटॉमिक नंबर का, तो ये सब छोड़ दीजिए, एटॉमिक नंबर वाला अलग से बनाए थे आप लोग देखिएगा। तो 9 है इसका, तो इसका कैसे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होगा, -2 2s2 2p 5, 2 2 4 5 9। इसका कैसे होगा, -2 2s2 2p 6 3s2 और 3p 5। इस तरीके का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होगा। फ्लोरीन का आप देखिए बच्चों कि फर्स्ट सेल का तो आप देखना ही नहीं, वैलेंस सेल देखते हैं। तो मान लीजिए फ्लोरीन का हम एटम बनाएंगे तो वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन, लास्ट सेल कौन सा है, सेकंड, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 और 5 7, यानी इसके पास टोटल कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 7 इलेक्ट्रॉन होगा बच्चे ना। क्लोरीन के पास भी कितना होगा, 7 होगा। आप निकाल के देख लीजिए। देखिए इसका वैलेंस सेल कौन है, थर्ड में देखिए 5 और 2 7। बात समझ में, ऐसे बनाया करिए, बेसिकली एक इलेक्ट्रॉन जो रहता है ऊपर साइड बना देगा, 7 इसमें होगा। उसी तरीके से ब्रोमीन जो होगा उसमें भी वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 7, है ना। अच्छा, जब ये आयनिक बॉन्ड बनाएगा तो क्या करेगा बच्चों, एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लेगा और इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है ना। कोवेलेंट बॉन्ड में क्या कर सकता है, ये एक बॉन्ड भी बना सकता है और वेरिएबल वैलेंसी भी कर सकता है। जिस भी एलिमेंट में वैकेंट डी ऑर्बिटल होते हैं, ये भी कॉन्सेप्ट मैं केमिकल बॉन्डिंग में समझाऊंगा, जिस भी एलिमेंट में वैकेंट डी ऑर्बिटल होते हैं वो अपनी ऑक्टेट को ब्रेक भी कर सकते हैं। ऑक्टेट रूल यूनिवर्सल ट्रूथ नहीं है कोई बच्चों, ऑक्टेट रूल एक रूल है, बस हम लोग सिंपली पढ़ते हैं, उससे स्टेबल हो जाता है, लेकिन उससे ज़्यादा स्टेबिलिटी भी मिल सकती है किसी एलिमेंट को। फ्लोरीन क्या है, फ्लोरीन में डी ऑर्बिटल नहीं होते हैं, इसलिए ये कभी भी क्या नहीं करेगा, उस तरीके का नहीं काम करेगा, मतलब सिंगल बॉन्डेड ही रहेगा फ्लोरीन जब भी बॉन्ड करेगा। लेकिन क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टाटीन ये सब क्या कर सकते हैं, अपने ऑक्टेट रूल को एक्सपांड कर सकते हैं। जैसे कैसे बच्चों, मान लीजिए H2SO4 है ना, हम जानते हैं कि 4 बॉन्ड मतलब 8 इलेक्ट्रॉन, एक बॉन्ड मतलब 2 इलेक्ट्रॉन, 4 बॉन्ड मतलब 8 इलेक्ट्रॉन। इसका स्ट्रक्चर देखिए कुछ ऐसा होता है ना बच्चों। ये सब चीज़ें आप लोग समझते चलिए, स्ट्राइक करेगा। H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड में इस तरीके की कुछ बॉन्डिंग होती है ना बच्चों। हम जानते हैं, मान लीजिए मीथेन हमारे पास है CH4 है ना, तो मीथेन में एक बॉन्ड मतलब 2 इलेक्ट्रॉन, 2 2 4 2 6 2 8, यानी कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट है, स्टेबल है। और हाइड्रोजन के केस में हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम ये सब क्या करते हैं बच्चों, ड्यूप्लेट कंप्लीट करते हैं, मतलब बैलेंस सेल में 2 इलेक्ट्रॉन रखते हैं। बाकी सारे के क्या, सारे एलिमेंट क्या करना चाहते हैं, ऑक्टेट कंप्लीट करना चाहते हैं। तो ये देखिए ड्यूप्लेट हाइड्रोजन का कंप्लीट है और कार्बन का क्या है, ऑक्टेट कंप्लीट है। अब क्या होगा बच्चों, इससे ज़्यादा ये बॉन्ड नहीं बनाएगा ठीक है, यानी 8 इलेक्ट्रॉन इसके पास है, 8 मतलब ऑक्टेट कंप्लीट करना था, कर लिया। हम जानते हैं कार्बन की वैलेंसी जो होती है 4 होती है ना, इसके वैलेंस सेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये भी एक अपना अलग कॉन्सेप्ट है, इसको भी मैं अच्छे से समझाऊंगा, इसका 4 कैसे हो जाता है। बेसिकली इसको 2 होना चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जब लिखेंगे तो इसको आप लोग खुद सोचिएगा, मैं इसका आंसर बाद में दूंगा कि कार्बन को तो कार्बन मोनोऑक्साइड ही बनाना चाहिए, सिर्फ इसकी वैलेंसी 2 होनी चाहिए। लेकिन ये कार्बन डाइऑक्साइड कैसे बना देता है, ठीक है ना। एक हिंट दे रहा हूँ, वहाँ पे एक्साइटेशन वगैरह का केस होता है इलेक्ट्रॉन के साथ, ठीक है ना। ऑर्बिटल्स में से इलेक्ट्रॉन एक्साइट हो जाते हैं। ये सब अभी हमको नहीं बात करनी, हमको ये बात करनी थी सिंपली कि जब भी कोई 4 बॉन्ड बना लिया यानी ऑक्टेट उसका कंप्लीट हो गया। लेकिन यहाँ पे देखिए बच्चों, सल्फर ने कितने बॉन्ड बनाए हैं, 6 बॉन्ड बनाए हैं, ठीक है। तो बच्चों जिसके पास भी वैकेंट डी ऑर्बिटल होता है वो 4 बॉन्ड से ज़्यादा भी बना सकता है, ठीक है बच्चों। नाइट्रोजन जो है, हमने कहा क्यों पेंटावैलेंट नहीं है, इसके पास भी तो 5 इलेक्ट्रॉन था, है ना, सॉरी 2 2 4 1 5, ये कभी भी 3 बॉन्ड बनाता है, या एक लास्ट वाला जो होता है लोन पेयर को डोनेट करके ये क्या कराता है, चौथा बॉन्ड कोऑर्डिनेट बनाता है। 5 बॉन्ड नहीं बना सकता है, इसके पास 5 इलेक्ट्रॉन तो था, चाहता शेयरिंग करके 5 इलेक्ट्रॉन बना लेता, लेकिन नहीं बच्चों, जब भी डी ऑर्बिटल वैकेंट नहीं रहेगा किसी एलिमेंट के पास तो वो 5 वाले बॉन्ड नहीं बना सकता। इस चीज़ को मैं अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा बच्चों आगे, ठीक है। यहाँ पे प्रॉपर्टी आप समझ गए हैलोजन ग्रुप की, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टाटीन, सबके पास क्या होंगे, वैलेंस सेल में 7 इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है ना। 7 इलेक्ट्रॉन बनाने का तरीका क्या है, ऐसे कर लीजिए बस सिंपली, 6 इलेक्ट्रॉन एक यहाँ पे रख दीजिए, 7 हो गया, ठीक है ना। अच्छा ये देखिए बच्चों क्या होता है, मान लीजिए क्लोरीन है, इसके पास 7 इलेक्ट्रॉन है ना, 7 इलेक्ट्रॉन इसके पास है। एक दूसरा क्लोरीन है, इसके पास भी 7 इलेक्ट्रॉन है ना। तो ये कहेगा 1 इलेक्ट्रॉन मुझे दे दो तो मेरा ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा, ये कहेगा तुम मुझे दे दो मेरा हो जाएगा। तो यहाँ पे आयनिक बॉन्ड नहीं बन पाता है। जब भी कोई मांगे और दे दे तो आयनिक बॉन्ड बनता है। और ये समझाने का तरीका है, ये सब मांगते थोड़ी ना ये तो आप लोग भी समझ रहे होंगे, थोड़ा इंटरेस्ट पैदा करने के लिए इस तरीके की बातें बोली जाती है। तो मान लीजिए सोडियम होता और क्लोरीन होता, तो क्लोरीन के पास 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। यहाँ पे क्या होता है कि सोडियम अपने वैलेंस सेल में 1 इलेक्ट्रॉन रखता है,
ये इसको दे देता है ना, और इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाता है, इस पर पॉजिटिव चार्ज आता है, इस पर नेगेटिव चार्ज आता है, और दोनों के बीच में क्या हो जाता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है और NaCl बन जाता है। लेकिन इस केस में क्या होता है बच्चों, ये कहता है कि इलेक्ट्रॉन मुझे दे दो, तुम ये कहता है तुम मुझे दे दो, नहीं देते हैं दोनों, तो क्या कहते हैं दोनों अपना अपना इलेक्ट्रॉन आगे लाओ, ये इलेक्ट्रॉन क्या हुआ, शेयरिंग हो गया, ठीक है, यहाँ पे शेयर कर लिया। अब ये कहता है ये वाला इलेक्ट्रॉन मेरा भी है, और ये कहता है ये वाला इलेक्ट्रॉन मेरा भी है, और किस फॉर्म में नेचर मिलता है, Cl2 फॉर्म। हम जानते हैं क्लोरीन इस फॉर्म में मिलता है, इसी को शेयरिंग ऑफ बॉन्ड कहते हैं, इलेक्ट्रॉन कहते हैं, और इसको हम लोग ऐसे बॉन्ड से दिखा देते हैं, ठीक है ना, सिंपली किससे दिखा देते हैं, इससे दिखा देते हैं। आयनिक बॉन्ड को इस बॉन्ड से नहीं दिखाते हैं, वहाँ पे बेसिकली फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है प्लस और माइनस चार्ज के बीच में, यहाँ पे क्या होता है, बॉन्डिंग होती है, ठीक है बच्चों। अब मैं जल्दी जल्दी आगे चलूँगा बच्चों, क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा हो गया और हम लोगों ने सिर्फ और सिर्फ ज़्यादातर कॉन्सेप्ट पढ़े हैं, ठीक है। चलिए, ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2 रिएक्ट विथ हैलोजन टू फॉर्म हैलाइड। तो ग्रुप 1 में कौन आता है, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, ये सारे के सारे एलिमेंट। अभी नाइट्राइट के साथ कौन रिएक्ट कर रहा था, सिर्फ लिथियम, लेकिन ग्रुप 1 के एलिमेंट सारे के सारे हैलोजन के साथ रिएक्ट करेंगे। हैलोजन क्या, एक्स ले लेते हैं, जब भी हैलोजन लिखना होगा, हम लोग 12th में भी पढ़ेंगे हेलो अल्केन वगैरह, और 11th में भी जब हम लोग अपना हाइड्रोकार्बन्स वगैरह स्टार्ट करेंगे तो देखेंगे हैलोजन को किससे डिनोट कर रहे हैं, एक्स से। तो एक्स मतलब सिंपली फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टाडीन, कोई भी आ जाए यहाँ पे। तो लिथियम फ्लोरीन के साथ रिएक्ट करके लिथियम फ्लोराइड बनाएगा, क्लोरीन के साथ रिएक्ट करके लिथियम क्लोराइड बनाएगा, ब्रोमीन के साथ रिएक्ट करके लिथियम ब्रोमाइड बनाएगा, और आयोडीन के साथ रिएक्ट करके लिथियम आयोडाइड बनाएगा। बात समझ में आ रही ना। तो ये एक्स की जगह आप लिथियम, सोडियम, अरे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टाडीन कुछ भी रख दीजिए, ये सबके साथ रिएक्ट करके उसका रिस्पेक्टिव कंपाउंड दे देगा। बात अच्छे समझ में आ गई। मान लीजिए हम कहें कि एक्स की जगह हमने ब्रोमीन रख दिया, तो आप बताइए इस वाले केस में क्या मिलेगा प्रोडक्ट, तो सीजियम ब्रोमाइड मिलेगा। इसमें हमने क्या रख दिया, क्लोरीन रख दिया, तो पोटेशियम क्लोराइड मिल जाएगा, है ना। इसमें हमने आयोडीन रख दिया, तो रुबिडियम आयोडाइड मिल जाएगा। मतलब किसी में कुछ भी रख दीजिए एक्स की जगह, उसका रिस्पेक्टिव कंपाउंड हमको मिल जाएगा। तो ग्रुप 1 के एलिमेंट, सारे के सारे एलिमेंट, हाइड्रोजन को छोड़ दीजिए, तो हाइड्रोजन भी बनाता है लेकिन उसकी स्टडी हम लोग अलग से करेंगे ना, वो मेटल तो है नहीं। ग्रुप 1 के सारे मेटल्स जो हैं वो हैलोजन के साथ रिएक्ट करके मेटल हैलाइड देते हैं, इसको हम लोग हैलाइड बोलते हैं कॉमन ग्रुप में। जैसे क्लोरीन के लिए क्लोराइड, ब्रोमीन के लिए ब्रोमाइड, आयोडीन के लिए आयोडाइड, कॉमनली इसको हाइडाइड मतलब हैलाइड बोलते हैं, ठीक है बच्चों। तो ग्रुप 1 का समझ लीजिए सारे के सारे जो है हैलोजन के साथ रिएक्ट करके क्या देंगे, मेटल हैलाइड देंगे। अब बैलेंसिंग वगैरह अगर आप चाहें बच्चों करना, तो यहाँ देखिए 2 हैलोजन है, यहाँ पे 1 है, तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करिए सिंपली। अब यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करने पे क्या होगा, लिथियम 2 हो जाएगा, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर लीजिए सिंपली, उसी तरीके से आपका बैलेंस हो जाएगा हिट एंड ट्रायल मेथड से। ग्रुप 2 के एलिमेंट का देख लिया जाए हैलोजन के साथ कैसा रिएक्शन होता है। ग्रुप 2 का एलिमेंट कौन होगा, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम। ये हैलोजन से रिएक्ट करेगा तो इसकी वैलेंसी 1 होती थी ऊपर वाली, किसकी 2 होती है ना। तो ये एक बनाता था, है ना, NaX, KX, RbX, CSX, तो ये अपना 2 हैलोजन ज्वाइन करेगा, है ना बच्चों। तो बेरिलियम क्लोराइड, बेरिलियम ब्रोमाइड, बेरिलियम आयोडाइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम आयोडाइड, इस तरीके का जितना भी कंपाउंड है आप बना दीजिए। बस यहाँ पे देखिएगा हैलोजन 2 रहेंगे सेकंड ग्रुप के केस में, क्योंकि इसकी वैलेंसी 2 है। और आयनिक कंपाउंड में सिर्फ और सिर्फ ये क्लोरीन जो होता है या ब्रोमीन होता है, एक ही इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर सकता है ना। कोवेलेंट बॉन्ड में वो अपनी बॉन्डिंग बढ़ा सकता है। आयनिक बॉन्ड जैसे मेटल है ये, और ये नॉन मेटल है जो हैलोजन है, मेटल नॉन मेटल के बीच में आयनिक बॉन्ड बनेगा, तो एक ही इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा और इसकी ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद ये कोई भी अपने अंदर डिविएशन नहीं लाएगा बच्चों। तो याद कर लीजिएगा इसको, सिंपली एक्स की जगह आप लोग अलग अलग एलिमेंट रख करके और खूब ढेर सारे कंपाउंड बना दीजिए। अभी यहाँ पे 7 फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टाटीन आप लिख करके रफ पेपर पे, और LiF, LiCl, LiBr, LiI, इस तरीके का NaCl, NaBr, NaF, NaI, इस तरीके का सारा कंपाउंड बना करके उसका नॉमेनक्लेचर देख लीजिए, ध्यान में अपने बैठा लीजिए, और अगर समझ चुके हो तो ऐसे ही पढ़ लीजिए। अच्छा, अब तो आप लोग ये कैपेबल हो गए हैं बच्चों कि आंसर कर सकें कि कौन सा हैलाइड मोर कोवेलेंट है। फजान रूल मैंने इतने अच्छे से आप लोगों को समझाया है कि आप लोग ये चीज़ समझ सकते हैं कि विच हैलाइड इज़ मोर कोवेलेंट, LiX, NaX, KX, RbX, CSX। मतलब लिथियम का हैलाइड, सोडियम का हैलाइड, पोटेशियम का हैलाइड, रुबिडियम हैलाइड और सीजियम हैलाइड, यानी फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट में कौन सा हैलाइड सबसे ज़्यादा कोवेलेंट होगा। बेसिकली तो ये आयनिक बॉन्ड होते हैं, और हमने सुना है, अभी देखा है कि आयनिक बॉन्ड में कोवेलेंट कैरेक्टर होता है, ठीक है बच्चों। तो इसका सोल्यूशन क्या है, ऑर्डर ऑफ कोवेलेंट कैरेक्टर क्या हो जाएगा, जिस अब यहाँ पे क्या फिक्स है, अनायन फिक्स है, तो किसको देखेंगे, कैटायन देखेंगे। कैटायन किसका छोटा है, तो हम जानते हैं नीचे जाने साइज बढ़ता है,
तो जिसकी सबसे छोटी साइज उसका कोवेलेंट कैरेक्टर सबसे ज़्यादा है। तो लिथियम सबसे छोटा है, सोडियम उससे बड़ा, पोटेशियम उससे बड़ा, ठीक है। तो लिथियम का क्या होगा, सबसे ज़्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर होगा। लिथियम हैलाइड जो होगा वो मोर कोवेलेंट होगा सबसे ज़्यादा बाकी के रेस्ट ऑफ द एलिमेंट से। बस समझ में आई बच्चों। इसको तो मैं दोबारा अब इतना ज़्यादा डिस्कशन नहीं करूँगा। देखिए स्मॉलर कैटायन लार्जर अनायन, स्मॉलर कैटायन मोर कोवेलेंट कैरेक्टर, लार्जर अनायन मोर कोवेलेंट कैरेक्टर। यहाँ पे लेकिन अनायन तो फिक्स है, अनायन से हमको कंपेयर करना नहीं है। कैटायन जिसका छोटा उसमें ज़्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर, तो हम जानते हैं लिथियम छोटा है तो उसका कोवेलेंट कैरेक्टर ज़्यादा होगा। ये ऑर्डर अगर आप याद रखना चाहें तो ये ऑर्डर है आपका, है ना। LiX, NaX, KX, RbX, सबसे लीस्ट जो कोवेलेंट होगा वो CSX होगा। अच्छा, विच हैलाइड इज मोर कोवेलेंट। अब इसमें देखिए सेकंड ग्रुप में, वो तो फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट थे, सेकंड ग्रुप में भी देखिए हैलोजन फिक्स है, सबसे छोटी साइज बेरिलियम की, तो बेरिलियम हैलाइड जो होगा वो क्या होगा, सबसे ज़्यादा कोवेलेंट होगा। हम लोग वहाँ पे बेरिलियम नाइट्राइड देख रहे थे बच्चों, पहला वाला जो क्वेश्चन हम लोग शुरू में लिए थे वहाँ पे नाइट्राइड का केस ले रहे थे, यहाँ पे क्या हैलाइड का केस ले रहे हैं, यानी हैलोजन के साथ रिएक्ट किया हुआ है। तो सबसे जो छोटा वाला क्या होगा आपका ग्रुप 2 का एलिमेंट होगा, उसके पास क्या होगा, कोवेलेंट कैरेक्टर सबसे ज़्यादा होगा। ठीक है। होप बच्चों अब आप लोगों को मज़ा आने लगेगा। अभी तक जो है थोड़ा सा चलिए क्वेश्चन वगैरह जब समझते हैं बच्चे तो ज़्यादा अच्छा लगता है। तो एक एक क्वेश्चन ऐसे कर लेंगे, बाकी हम लोग क्वेश्चंस तो बहुत ढेर सारे करेंगे, है ना। जब हम लोग का ये थ्योरी पोर्शन खत्म हो जाएगा इस महीने में, 2-3 चैप्टर 3-4 चैप्टर सोच रहा हूँ जल्दी से कंप्लीट करा के, फिर उसके बाद आप लोगों को खूब ढेर सारे क्वेश्चंस भी करा दूँ, है ना। लेकिन मेरा ये मोटिव रहेगा बच्चों कि मैं जल्द से जल्द आप लोगों का कोर्स कंप्लीट कराऊँ, है ना। स्कूल में आने के बाद आप लोगों के पास इतना बर्डन ना रहे, ठीक है। अच्छा तो ये समझ चुके हैं बेरिलियम हैलाइड का सबसे ज़्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर होगा। उसके बाद घटते क्रम में आप अरेंज कर देंगे इसको, जो क्वेश्चन है हमारा, जिसकी साइज जितनी बड़ी उसी अकॉर्डिंग आप सेट कर दीजिएगा, है ना। साइज बढ़ रहा है तो कोवेलेंट कैरेक्टर घट रहा है, किसका साइज, मेटल का। अच्छा, बेरिलियम हैलाइड इज कोवेलेंट, ठीक है, सो इट एक्ट्स एज इंसुलेटर इन मोल्टेन स्टेट। अब हम जानते हैं आयनिक बॉन्ड जो होते हैं वो मोल्टेन स्टेट में क्या करते हैं, कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी का काम करते हैं, वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, ठीक है ना। आयनिक बॉन्ड क्या करेंगे, जिसमें भी आयनिक बॉन्ड होगा, अगर मान लीजिए जैसे नमक लिया हमने मेल्ट कर दिया, NaCl आयनिक बॉन्ड से बनता है, तो मोल्टेन स्टेट में वो क्या करेगा, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेगा। लेकिन जो BeX2 है वो ज़्यादा कोवेलेंट होने की वजह से क्या होता है, इंसुलेटर का काम करता है, मतलब इलेक्ट्रिसिटी को रेजिस्ट करता है, ठीक है। इन मोल्टेन स्टेट BeX2 डज नॉट ब्रेक इनटू Be2+ एंड 2x-। अब देखिए इतना कोवेलेंट हो जाता है कि मोल्टेन स्टेट में ये जा करके आयनिक फॉर्म में टूटता भी नहीं है कैटायन और अनायन, ठीक है। बेरिलियम फ्लोराइड एंड बेरिलियम क्लोराइड कैन नॉट बी फाउंड बाय अबव मेथड्स। अब देखिए बच्चों यहाँ पे हम लोग फर्स्ट ग्रुप में तो सारे के क्लोराइड, फ्लोराइड, ब्रोमाइड सब चीज़ बना ले रहे थे ना इस वाले में, लेकिन इसमें देखिए क्या नहीं बना सकते हैं आप लोग, बेरिलियम क्लोराइड और बेरिलियम फ्लोराइड हम लोग इस मेथड से डायरेक्ट सिंपली नहीं बना सकते। बनेगा वो भी, लेकिन ऐसा नहीं कि सिंपली बेरिलियम को क्लोरीन से रिएक्ट करा दिए बेरिलियम क्लोराइड मिल जाए, है ना। तो इस तरीके का यहाँ पे नहीं होगा। ये सब बाकी सब बनाएंगे, लेकिन बेरिलियम वाला जो है वो क्लोराइड और फ्लोराइड नहीं बनाएगा। ये सब बनाएंगे, सिर्फ इसमें एक्सेप्शन है बेरिलियम में। ये भी एक्सेप्शन नहीं होता बच्चों, सब चीज़ का एक्सप्लेनेशन होता है। मैंने पहले भी कहा है कि एक्सेप्शंस कम होते हैं, एक्सप्लेनेशन करने का अगर टीचर ठान ले तो सब कुछ का, सारी चीज़ों का लगभग केमिस्ट्री में एक्सप्लेनेशन है। कुछ ही चीज़ें ऐसी होंगी जिसको ये कहा जा सकता है कि ये बच्चों एक्सेप्शन है, आप लोग याद कर लीजिए, ठीक है। BeX2 is covalent, so it acts as a insulator in molten state. In molten state, BeX2 does not break into Be2+ and X-, 2x-। तो बेरिलियम फ्लोराइड एंड बेरिलियम क्लोराइड कैन नॉट बी फाउंड बाय अबव मेथड, मतलब जो हम मेथड पढ़ चुके हैं कि डायरेक्टली X2 से रिएक्ट करा दें और बेरिलियम को सोचें BeF2 मिल जाए, फ्लोराइड से फ्लोरीन से रिएक्ट करा के बेरिलियम फ्लोराइड पाना चाहें, क्लोरीन से रिएक्ट करा के बेरिलियम क्लोराइड सिंपली उससे रिएक्ट करा के नहीं मिलेगा। कैसे मिलेगा, देखिए बेरिलियम फ्लोराइड इज प्रिपेयर्ड यूजिंग NH4 होल ट्वाइस BeF4 अमोनियम टेट्राफ्लोरोबेराइलेट 2 आयन, बेराइलेट 2 अमोनियम टेट्राफ्लोरो बेराइलेट 2। इसका मतलब क्या है बच्चों, ये हम लोग कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री पढ़ेंगे, ये नाम हम इतना ज़्यादा टफ नहीं है बच्चों, ये सब बहुत आसान हो जाएगा। कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री पढ़ेंगे, हलवा हो जाएगा, 12th का है ये कॉन्सेप्ट, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या होता है कि BeF4 2- जो होता है, 2+ जो होता है BeF4 हाँ 2-, ये क्या होगा, आयनाइजेशन स्फीयर में होगा, और ये आपका क्या होगा NH4+ जो होगा वो कैटायन मतलब कोऑर्डिनेशन स्फीयर की तरह काम करेगा। यहाँ पे थोड़ा सा कॉन्सेप्ट अलग है बच्चों, है ना।
उसको मैं नहीं बोलना चाह रहा हूँ, क्योंकि आप लोग कन्फ्यूज ना हो जाएं कि आयनाइजेशन स्फीयर क्या होता है, सर कटाइन मतलब कोऑर्डिनेशन स्फीयर क्या होता है, ये सब 12th के टॉपिक हैं, तो अभी मत डिस्टर्ब होइए। बस सिंपली ये नाम जान लीजिए कि अमोनियम टेट्राफ्लोरोबेराइलेट 2 है ना। जब किसी पे माइनस चार्ज होता है तो उसके लिए 8 लगाते हैं, ठीक है ना, और किसी पे प्लस चार्ज होता है तो UM इस तरीके का कुछ होता है, सबका सफिक्स प्रीफिक्स ये सब नॉमेनक्लेचर हम लोग सीखेंगे। नाम देखिए कितना अच्छा है, अमोनियम टेट्रा किसके लिए है, फ्लोरोबेराइलेट, मतलब टेट्रा 4 फ्लोरीन है ना, टेट्रा उसके लिए यूज कर रहा है ना। बेराइलेट किसके लिए, बेरिलियम जो है ना उसके लिए बेराइलेट। तो ये कंपाउंड हमको मिलता है ना, इसको हम कैसे बनाएंगे, ये कंपाउंड मिलता है सिंपली देखिए। तो NH4 होल ट्वाइस BeF2 को यानी अमोनियम टेट्राफ्लोरोबेराइलेट को हीट कर देंगे सिंपली, तो हमको क्या मिल जाएगा, NH4F मिल जाएगा, क्योंकि NH4 प्लस होता है, F माइनस होता है, ये मिल जाएगा, और BeF2 मिल जाएगा, ये मिल गया हमको बेरिलियम फ्लोराइड। अब बेरिलियम क्लोराइड कैसे मिलेगा, इसको हम लोग कांट बी प्रिपेयर्ड इन एक्वस सोल्यूशन ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ BeH2O होल 2+। ये सब कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का है बच्चों, ये सब रीज़न ना भी जाने कोई बात नहीं, बस ये जानिए ये प्रिपेयर नहीं होता है, कहाँ नहीं, एक्वस मीडियम मतलब पानी में नहीं बनेगा। तो BeCl2 इज प्रिपेयर्ड बाय हीटिंग BeO इन प्रेजेंस ऑफ कोक, मतलब बेरिलियम ऑक्साइड को कार्बन की प्रेजेंस में अगर हीट कर देंगे ऑन पासिंग क्लोरीन गैस, क्या क्या, बेरिलियम ऑक्साइड कार्बन ले लिया, सिंपली कोक मतलब कार्बन, और किसकी प्रेजेंस में पास क्या करेंगे उस पर, क्लोरीन गैस, तो क्या बनेगा देखिए, BeO लिया, कार्बन लिया, क्लोरीन लिया, ये आपस में रिएक्ट करके क्या कर लेंगे, बेरिलियम क्लोराइड देंगे और कार्बन मोनोऑक्साइड देंगे, ठीक है ना। हीट करते हैं इन तीनों चीज़ों को ना, इन दोनों को हीट करेंगे आपस में और क्लोरीन गैस पास करा देंगे, क्या मिल जाएगा, बेरिलियम क्लोराइड मिल जाएगा और कार्बन मोनोऑक्साइड मिल जाएगा, ठीक है बच्चों। याद हो जाएगी आप सबको ये रिएक्शन, फ्लोरीन और क्लोरीन वाला जो ये बेरिलियम क्लोराइड और क्लोराइड वाला केस है, ये अलग से आप लोग डील कर लीजिएगा। आज बच्चों काफ़ी लेक्चर लंबी हो गई, लेकिन हम लोग थोड़ा सा ये नहीं कह सकते हम लोग कोर्स का थोड़ा कम पढ़ें, लेकिन अलग से काफ़ी कुछ सीखें। तो ऐसी क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होती है बच्चों, इस तरह के क्लास में बहुत ध्यान देना चाहिए। भले ही हम लोग आज 3 ही पेज कवर किए हैं, लेकिन हम लोग एक्स्ट्रा कितने कॉन्सेप्ट सीखे हैं, ये सारे के सारे आपको पूरी केमिस्ट्री में, आपके 11th को छोड़ दीजिए 12th में भी कंपटीशन एग्ज़ाम में भी, और अगर यहाँ तक कि आप कोई भी इससे आगे पढ़ाई करते हैं केमिस्ट्री से रिलेटेड, तो हर जगह काम आएगा, इसकी मेरी गारंटी है बच्चों। जिस तरीके से मैं पढ़ा रहा हूँ उस तरीके से अगर एक बार आपने समझ लिया, फिर आपका केमिस्ट्री कभी भी वीक पोर्शन नहीं रह जाएगा, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट आपका क्या होगा, केमिस्ट्री होगा। पढ़ाई करते रहें बच्चों, और बिल्कुल एंथुसियाज्म के साथ, है ना। हम लोग सिर्फ और सिर्फ ये नहीं देखेंगे कि सर चलिए NCERT ही थोड़ा बहुत पढ़ लेते हैं, काम चला लेते हैं, नहीं बच्चों, हम लोग का भरपूर टाइम है यहाँ पे, तो हम लोग के पास भरपूर टाइम है ना। जब फिजिकल क्लास में लूँगा, जब स्कूल में पढ़ाऊँगा, तो वहाँ पे बात अलग होती है बच्चों, वहाँ पे हमारे पास लिमिटेड टाइम होता है ना। यहाँ पे क्या है कि मैं 50 मिनट का लेक्चर बना दूँ, 55 मिनट का बना दूँ, वहाँ पे 35 मिनट में ही हमको सब कुछ डील करना लगता है, और 50 बच्चे उसी में क्वेश्चन पूछते रहेंगे, सर ये बताइए वो बताइए, टाइम भी तो सारा ख़राब होता है। यहाँ पे क्या है, सब बना दिया लेक्चर, क्वेश्चन बच्चों को पूछना है तो उसने मैसेज कर दिया, है ना, कमेंट कर दिया, तो काफ़ी ज़्यादा ये प्लेटफॉर्म अच्छा है, इसका यूटिलाइज़ करिए, अच्छे से समझिए।